हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्पॉट। और मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहूंगी अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही छोटी चीज के बारे में है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे तो ये बहुत छोटी चीज है बट ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मैं और मोटिवेट हूं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। अगर कोई टॉपिक आप स्पेशली पढ़ना चाहते हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज इस सेशन में जो हम कवर करेंगे दैट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, when we study about a very small thing which cannot be seen through our naked eyes, these organisms are known as microorganisms and they can only be seen with the help of microscope. तो माइक्रोस्कोप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वी कैन डिफाइन देम एज organisms that are so small that they can only be seen through the microscope. They are known as microorganisms. Or study of microorganisms, it is known as microbiology. So microorganisms में क्या क्या include होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सारी चीजें जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के में क्लासिफाइड होती हैं। तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनको स्टडी करना है तो इनको हम 4 पार्ट्स में या 4 क्राइटेरियाज में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला क्राइटेरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें फूड या हमारे बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में हेल्प करते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें मेडिसिन बनाने में या फिर वैक्सीन्स बनाने में हेल्प करते हैं मेडिकल फील्ड में। सो थर्ड क्राइटेरिया इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन एग्रीकल्चर। And the fourth criteria is the microorganisms which help to clean our environment. That is, they act as a scavenger. So they clean our environment from the harmful substances. So चलिए एक एक करके सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में, सारे क्राइटेरियाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। So पहला क्राइटेरिया हमारा है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में जो हेल्प करते हैं। जैसे फूड में जैसे हम लोग कर्ड खाते हैं, दही, इडली, डोसा, ब्रेड, मुंह में पानी आ गया। लेकिन इन सारी चीजों में हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनकी मदद के बिना हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। तो मिल्क से हम कर्ड, नॉर्मली हम घर में कर्ड खाते हैं, पर ये कर्ड बनता कैसे है? इसके लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये जब हम कर्ड का एक स्पून गर्म मिल्क में मिलाते हैं, दैट स्पून इज नोन एज स्टार्टर। तो जब हम स्टार्टर अपने गर्म दूध में मिलाते हैं तो इसको मिलाने के बाद क्या होता है? द बैक्टीरियाज विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क और इन द कर्ड दैट इज लैक्टोबैसिलस, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। और इनके मल्टीप्लाई होने की वजह से बार बार ये मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी वजह से जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेकेंड थिंग इज जो हम इडली, डोसा या ब्रेड का जो बैटर बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा अगर बनाते हुए, तो हम मिक्स करके जब रख देते हैं, कहते हैं ना ओवरनाइट रख दिया तो डबल हो जाता है। हाउ इट बिकम्स डबल? इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज हमारे प्रेजेंट होते हैं लाइक ईस्ट, जब हम इनको नीट करते हैं या इनका जब बैटर चेंज करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम ईस्ट डालते हैं। ईस्ट हेल्प कैसे करते हैं? ये ब्रेड का जो डव है या फिर जो इडली डोसा का जो मिक्सचर है उसमें जो शुगर कंटेंट होता है ये उसका फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने से क्या बनता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इट्स अ गैस। तो गैस कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, इट वॉन्ट्स टू इवेपोरेट और इट वॉन्ट्स टू एस्केप। तो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो जब एस्केप करती है तो उसकी वजह से हमारा बैटर जो है वो डबल साइज में हो जाता है, वो भी इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड
के एस्केप का जो प्रोसीजर है उसकी वजह से जो हमारा बैटर है या हमारा जो ब्रेड का डव है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी इडली या डोसा या फिर जो ब्रेड बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया इज मेकिंग मेडिसिन्स और वैक्सीन्स। मेडिसिन और वैक्सीन में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं वो मेडिसिन इंडस्ट्रीज में यूज हुए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाने में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज की जरूरत होती है, दैट इज पेनिसिलियम स्पीशीज की जरूरत होती है, उसी के नाम पे रखा गया है पेनिसिलिन, इट्स एन एंटीबायोटिक। और वैक्सीन्स जो नॉर्मली बच्चों को वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, छोटे बच्चों को जो हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसमें क्या करा जाता है कि जो वैक्सीन्स बनती हैं उसमें बेसिकली जैसे मान लो आपकी जैसे डिप्थीरिया की वैक्सीन हमें लगवानी है बच्चे को, तो डिप्थीरिया की वैक्सीन में क्या होता है, जो वैक्सीन लगती है उसमें वीकेंड डिप्थीरिया के बैक्टीरिया को वीक कर दिया जाता है, यानी कि जो उनकी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको खत्म करके, उनको वीक करके उसके बाद उससे वैक्सीन बनती है। तो वो वैक्सीन जब बॉडी में हमारे जाती है, जब इंजेक्ट की जाती है, तो वो हमारा बॉडी उसके लिए रिएक्ट करता है। क्योंकि बैक्टीरियाज वीकेंड है इसलिए वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हमें नहीं करते, लेकिन उनके जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, बाहर की चीजें जो हमारी बॉडी में जाती हैं, तो बॉडी उनके लिए अटैकिंग मोड पे आती है, उनके लिए एंटीबॉडीज बनाती है। तो जो वीकेंड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में थ्रू वैक्सीन डाले जाते हैं, बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज फिर हमारे पास फर्स्ट अटैक में स्टोर हो जाते हैं। मतलब एक फॉर्म में हो जाता है कि कभी अगर सेकेंड अटैक हुआ हमें सेम बैक्टीरिया से, तो उनके लिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। तो दैट्स वाई द वैक्सीन वर्क लाइक दिस। तो वैक्सीन हमेशा क्या होते हैं, वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करके हम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी जाती हैं, और उसके बाद कभी भी अगर सेकेंड अटैक होता है तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है। तो इस तरह से मेडिकल फील्ड में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। देन कमिंग टू द एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे हमारे पास हम लोग देखते होंगे पीस हैं, बीन्स हैं या ग्राम्स हैं, दाल जिसको कहते हैं हम लोग। जब भी कभी आप उनके पौधे को देखें और उनके रूट्स में देखें तो एक छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे नोड्यूल्स क्या होते हैं, इनमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज राइजोबियम। राइजोबियम स्पीशीज जो प्रेजेंट होती है वो क्या काम करती है, वो कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। राइजोबियम जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो हमारे प्लांट्स के आसपास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उनको एब्जॉर्ब करती है, और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है, और नाइट्रेट जब सॉइल में मिक्स होता है तो इट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, जिससे हमारे प्लांट्स हेल्दी ग्रो होते हैं। तो राइजोबियम हमारे एग्रीकल्चर में ऐसे हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज स्कैवेंजर की तरह, यानी कि क्लीनिंग द एनवायरमेंट। जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, आप कभी देखे होंगे, या तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। तो ये डिकम्पोज होती कैसे हैं, इनका भी श्रेय जाता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं बॉडी में को, और जो भी उसके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको तोड़ के सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। और ये सिंपल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल में मिक्स होके देन दे एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। सेकेंड थिंग इज जैसे कि हमारा एल्गी होता है, एल्गी कुछ ग्रीन एल्गीज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये एक तरीके से और सेकेंड पार्ट है क्लीन करने का एनवायरनमेंट। तो एक तो एज अ डिकम्पोजर भी यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज अ डिकम्पोजर भी काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्लियर होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो भी ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ग्रीन क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट। तो ये था हमारा पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस सेशन में कवर कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है
तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं उसको और क्लियर करूंगी। और अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।